हेलो। तो देखिए, लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो उसकी विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है डायग्राम हमने बनाया था, ये आप सभी जानते हैं। तो वो कौन कौन सी स्थितियाँ थी जिसके बारे में हमने समझा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा, ये हम समझ कर लिख चुके हैं। इसके बाद जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो, मतलब सी पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा, ये हम समझ चुके हैं। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा, इस बात को भी हम जो है स्पष्ट कर चुके हैं। इसके बाद हमने जो है एक अन्य बिंदु भी पढ़ा था कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सी के परे रखी हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र के परे, परे का मतलब पीछे रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। तो इस प्रकार जो है हमने चार स्थितियाँ जो है लास्ट क्लास के अंदर जो है हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, अगली स्थिति की बात करने जा रहे हैं। तो अगली स्थिति में किस प्रकार से जो है इसका निर्माण होगा, तो वो देखिए आप 5th नंबर की पोजीशन हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। सबसे पहले देखना क्या है कि किसके द्वारा आप प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं, कि हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि मुख्य फोकस पर कहाँ रखिए, तो मुख्य फोकस पर वस्तु रखिए। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अवतल दर्पण पर रखिए। तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। अवतल दर्पण होता क्या है, जिसके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, या पूर्व में मैंने आपको अवगत करा दिया है कि अवतल दर्पण होता क्या है। तो वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर या बाहरी भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, तो इस प्रकार निर्मित दर्पण को जो है अवतल दर्पण कहा जाता है, जिनका आंतरिक भाग जो है परावर्तन का कार्य करता है। तो अवतल दर्पण आप पढ़ा चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मुख्य फोकस पर रखी हो। तो पहले इसकी स्थिति बनाइए आप। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसके मुख्य अक्ष को डिफाइन करोगे, मुख्य अक्ष बनाओगे। और मुख्य अक्ष के बाद देखिए कि ये है दर्पण का ध्रुव, ध्रुव के बाद में 1 सेंटीमीटर की दूरी लगभग जो है आप काटेंगे, तो ये आपको मुख्य फोकस प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर यदि हम काटते हैं तो आपको ये वक्रता केंद्र प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनी हो। मुख्य फोकस से मतलब ये वस्तु कहाँ पर रखी है, आपको वस्तु को रखा गया है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर। तो ये आपने वस्तु रख दी है, इसको आपने नाम दे दिया है, ए और बी दे दिया है। इसके बाद देखिए हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि नियम नंबर पहला लगता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये आपका पहला रूल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका सेकंड रूल क्या होगा। सेकंड रूल लगेगा नहीं। तो तीसरा नंबर का जो नियम है कि एक प्रकाश की किरण ऐसी होती है जो पुनः उसी दिशा में वापस लौटती है। वो कब लौटती है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, ये लौटेगी तो ये किरणें कहीं ना कहीं आगे जाकर के मिलेंगी जरूर, कहीं ना कहीं मिलेंगी जरूर। आप यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछा गया था कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये किरणें जो है अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो आपका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। चूंकि अनंत पर बनेगा तो निश्चित रूप से अनंत पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत विवर्धित प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, उसका उत्तर हमने दे दिया है कि अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा कि बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और तीसरी बात करते हैं कि मैंने कहा कि वास्तव में किरणें मिलेंगी, दूर जाकर मिलेंगी, अनंत पर जाकर मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी निश्चित रूप से। तो यहाँ पर हमारा तीसरा बिंदु आएगा कि प्रतिबिंब
चूंकि किरणें वास्तव में मिलेंगी, मैंने कहा आपसे, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब वास्तविक, और जो वास्तविक होता है वो उल्टा भी होता है, या यूं कहें कि जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। तो ये लीजिए, आपके 3 नंबर का जो प्रश्न था हमारे सामने वो क्लियर हो गया है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। तो इस चीज़ को जो है हमको यहाँ से डिफाइन करना था, इस बात को समझाना था। सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया और डायग्राम के बाद जो है हमने इसका आंसर लिखा। तो इस प्रकार से आपके जो है यदि इस तरह का प्रश्न आता है और इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो पूरे में से पूरे अंक आने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं इसकी लास्ट स्थिति की बात करते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के, किसकी बात कर रहे हैं हम, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य रखी हो। 2 स्थिति हमने भिन्न भिन्न प्रकार की दर्शाई हैं और एक अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ लास्ट इसकी स्थिति है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस का मतलब होता है F, व ध्रुव के मध्य रखी हो। ध्रुव के मध्य, अब ध्रुव का मतलब क्या होता है? ध्रुव का मतलब होता है P, तो ध्रुव के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व किस प्रकार का बनेगा, इस बात को आपको जो है बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अवतल दर्पण के, यानी आपको सबसे पहले क्या बनाना है? सबसे पहले जो है आपको अवतल दर्पण बनाना है। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया है। अब अवतल दर्पण की बात करते हैं कि मुख्य फोकस यानी F वस्तु कहाँ रखी है? मुख्य फोकस यानी F व ध्रुव के मध्य रखी है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये आपका मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के बाद ये क्या है? ये दर्पण का ध्रुव है, ये आपका मुख्य फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। वस्तु को कहाँ रखा है आपने? वस्तु को रखा है मुख्य फोकस F व P के मध्य, ये रख दिया आपने। ठीक है। अब रूल नंबर जो 4 था आपका, प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हमने पढ़े थे, लास्ट जो नियम था वो ये था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष के या दर्पण के ध्रुव के तिर्यक दिशा से आपतित होती है, ध्रुव पर तिर्यक दिशा से मतलब तिरछा आती है तो वो तिर्यक दिशा से ही परावर्तित होती है। तिर्यक मतलब तिरछा, ये इस तरह से आएगी, इस तरह से बाहर निकल जाएगी। और एक नियम कहता है आपका, चौथा नियम ये था कि जब प्रकाश की किरण है यदि वक्रता केंद्र से गुजरती है तो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये किरणें यहाँ तो कहीं मिलेंगी नहीं, यहाँ तो मिलेंगी नहीं। एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब वस्तु को आपने F और P के मध्य रख दिया हमने, और आप जानते हैं कि F से पहले ध्रुव पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो तिर्यक दिशा से आपतित होती हैं, तो वो तिर्यक दिशा से ही परावर्तित होती है। तिरछी आएंगी तो वो तिरछी ही परावर्तित होती है। यह हो गया तीसरा नियम, हमने यहाँ पर लगा दिया कि C से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है जिस दिशा से वो आती है। तो ये नहीं मिलेंगी। और इन किरणों को यदि हम पीछे इस तरह से यदि हम इनको मिलाएंगे, इन किरणों को यदि पीछे मिलाया जाएगा तो देख लीजिए आप, ये डैश डैश के अंदर मिलाया, ये देखिए तो किरणें पीछे की तरफ जो है वो काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, काल्पनिक रूप से मिल रही हैं। इसको हमने नाम दे दिया A डैश और ये B डैश। बहुत बढ़िया स्थिति है और मैं समझता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब हम बनाते हैं उसमें एकमात्र स्थिति ऐसी है जहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक न बनकर आभासी बनता है। तो यहाँ देखिए आप, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए
कहाँ बनेगा, ये बात समझ में आ गई। दर्पण के पीछे बन रहा है, कैसा बनेगा, आप जानते हैं वस्तु ये है, प्रतिबिंब आपका ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। अब यहां पर किरणें चूंकि वास्तव में तो मिली नहीं, काल्पनिक रूप से मिली हैं, तो प्रतिबिंब हम यहां लिख देंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक बन रहा है, और जो आभासी होता है वो सीधा होता है, तो आभासी व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। तो देखिए ये अवतल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। 6 प्रकार की जो सिचुएशन बनती है, स्थितियाँ बनती हैं, उन 6 प्रकार की स्थितियों के जो है हम प्रत्येक के डायग्राम 1 बाई 1 एक एक करके जो है हम बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं नई स्थितियों की, बात करते हैं नए टॉपिक की बात करते हैं। तो नई स्थिति बनती है कि उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। प्रश्न बहुत बढ़िया है, हालांकि इतना बड़ा लंबा प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इसमें से छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न जो बनते हैं उन प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। तो वो कौन कौन से प्रश्न देखिए आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है। तो यहाँ देखिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ कहाँ किया जाता है, कि सबसे पहले देखिए सर्च लाइट, सर्च लाइट, टॉर्च, सर्च लाइट, टॉर्च इत्यादि में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कहाँ कहाँ और होता है कि सौर कुकर में, एक नंबर का प्रश्न आता है कि सौर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सौर कुकर में। ठीक है, इसके बाद सौर लाइट में या सौर भट्टियाँ जितनी भी हैं, सौर भट्टियों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट भी है आपका कि दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। दांतों का जो डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद और क्या होता है कि सेविंग दर्पण। तो ये प्रश्न भी आपके आने लायक है कि सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह जो होते हैं, तो सैटेलाइट डिश एंटीना के रूप में, ये बहुत बढ़िया नया प्रश्न है। सैटेलाइट डिश एंटीना के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सैटेलाइट डिश एंटीना जो होता है, एंटीना में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनते हैं। एक एक नंबर के जो प्रश्न देखिए आप यहाँ से कि सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सैटेलाइट डिश एंटीना के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से एक एक नंबर के जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं आपके, वो सब यहाँ से बनते हैं। तो ये तो रहा अवतल दर्पण के उपयोग। अब हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण के उपयोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग होने चाहिए। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के प्रयोग जो देखिए आप वो क्या क्या होने चाहिए। तो इसका पहला उपयोग क्या होना चाहिए, सेकंड उपयोग
क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा सा आपको विशेष रूप से देखना है। रीज़न क्या है कि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, निश्चित रूप से आता है। तो उत्तल दर्पण के उपयोग, तो पहले हमने बात की उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या होंगे। नंबर 1, पार्श्व दृश्यक दर्पण व पार्श्व दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में। पार्श्व का मतलब होता है साइड में, और पार्श्व दृश्यक का मतलब होता है पीछे का क्षेत्र देखने में। ठीक है, तो पार्श्व दृश्यक दर्पण के रूप में, या यूं कहें कि पार्श्व दृश्यक दर्पण व पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात करते हैं कि वर्तमान में नई एटीएम मशीन जो होती है, एटीएम मशीनों में ग्राहकों की सुविधा की दृष्टि, ग्राहकों की सुरक्षा की दृष्टि से एटीएम के पास उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि ग्राहकों को पीछे का पूरा दृश्य दिखाई दे सके। ठीक है, तो देखिए पार्श्व दृश्यक दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने बात की कि वर्तमान में नई एटीएम मशीनें जितनी भी हैं, वर्तमान में नई एटीएम मशीनों में ग्राहकों की सुरक्षा की दृष्टि से एटीएम के पास उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि ग्राहकों को पीछे का दृश्य पूरा दिखाई दे। ठीक है, तो ये तो रही बात इसकी। अब यहां से एक प्रश्न हमारा जो बनता है, वो प्रश्न बनता है कि वर्तमान में उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्यक दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों? कारण बताइए। इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो देखिए कि पार्श्व दृश्यक दर्पण के रूप में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि नंबर 1 तो ये क्या है कि इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। एक तो इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण क्या होता है कि जो वाहन चालक होते हैं उनको पीछे का जो पूरा दृश्य है, वाहन के पीछे का जो पूरा दृश्य है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या आएगा कि वर्तमान में पार्श्व दृश्यक दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों? कारण बताइए। तो इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो हम लिखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, विस्तृत होता है। इस कारण वाहन चालक को पीछे के जो दृश्य हैं वो आसानी से दिखाई देते हैं।